वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल फेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रट्टा लगाने की कितनी जरूरत है उसके बारे में भी ये पता लग रहा है। तो अगेन बाउंसर क्वेश्चन, बट अगर सही होता तो आप करेक्ट मार्क्स लेकर आ सकते थे। अगर गलत करके आते हो वही नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। 11th 12th 14th एंड 17th लोकसभा एंड अलॉन्ग विद दैट आपको लिस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर्स की बात की जा रही है। तो 17th लोकसभा अभी कन्वीन ही हुई है ना। तो अब 17th का तो हमें पता है कि ओम बिरला है, तो आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर निगेट आप नहीं कर सकते। डी का तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर या लिस्ट नंबर 2 में से फर्स्ट ऑप्शन ही बनता है। उसके अलावा अगर आपको कुछ ना कुछ याद है देन ओनली फायदा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे। बट उसके अलावा अगर मैं आपको करेक्ट आंसर बताने की बात करूं तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें डायरेक्टली मैं आपको ये बता रही हूँ कि 11th लोकसभा पीए संगमा, ठीक है, स्पीकर 1996 से 1998 के भी बीच में रहे थे। 12th लोकसभा फॉलोड बाय जीएमसी बालायोगी, जो कि 1998 से 13th लोकसभा तक इन्होंने कंटिन्यू किया था। 14th लोकसभा जो है सोमनाथ चैटर्जी 2004 से 2009 के बीच में। 17th लोकसभा ओम बिरला, ठीक है, करंट स्पीकर सिंस 2019। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है। एंड स्पीकर की जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर हमारा आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर आता है। तो लोकसभा स्पेसिफिकली अब सबसे पहले तो हमारे पास प्रो टेम स्पीकर आता है, यानी कि फर्स्ट हाउस, जैसे कि अब कोई जनरल इलेक्शन हुआ है उस टाइम पे जब तक नया कोई स्पीकर यहाँ पर इलेक्ट नहीं हो जाता है ना, उस टाइम पे जो एट द टाइम ऑफ दैट इन चेयर ऑफ द स्पीकर बैठते हैं टिल द टाइम न्यू यहाँ पर स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाते, उनको प्रो टेम स्पीकर बोला जाता है। अब जब स्पीकर एक्चुअली में यहाँ पर हो जाते हैं तो सबसे पहले उनका क्या काम होता है लोकसभा के लिए, वो आप कह सकते हो एक तरह से चेयरपर्सन का काम करते हैं, है ना। तो अब कोई भी ऐसा डेड लॉक आ जाता है तो उस टाइम पे भी जो कास्टिंग वोट है वो स्पीकर का ही होगा। एंड स्पीकर जो है जनरली, अब ये कस्टमरी है, कहीं पर ये चीज़ नहीं लिखी गई है, जनरली रूलिंग पार्टी से ही होते हैं। एंड सबसे बड़ी बात मेजोरिटी जो है रूलिंग पार्टी की है, अगर बहुत बड़ी मेजोरिटी से वो जीते हैं तो ऑब्वियसली बात है स्पीकर भी वहीं से बनेंगे, है ना। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनका होना यहाँ पर जरूरी है, लोकसभा से इलेक्ट होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। देन ट्रीटी ऑफ ए ला शैपेल की जब हम बात कर रहे हैं 1748, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए ला शैपेल जो है सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर फ्रेंच एज वेल एज ब्रिटिश की बात चल रही है, फ्रेंच एंड ब्रिटेन की बात चल रही है, उस चीज़ को ध्यान में रखना। ए ला शैपेल जो है तभी ट्रीटी साइन हुई थी 1748 के अंदर। अब उसी टाइम पे इंडिया के अंदर क्या है, ब्रिटिश कॉलोनीज के अलावा हमारे पास और कॉलोनिस्ट भी एग्जिस्ट कर रहे थे जिनमें से फ्रेंच भी थे, है ना। अब कार्नेटिक रीजन के अंदर आप देखो फ्रेंच का दबदबा ज्यादा था, वेरास आप देख रहे हो ऑफ द रीजन ऑफ यू कैन से चेन्नई या मद्रास वाला रीजन, वहां पर हमारे पास ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, है ना, या ब्रिटिश का वो रीजन जो था वो डिफाइंड था। अब क्या हो रहा है, ये जो ट्रीटी फाइनली साइन कब हुई थी, हमारे पास ऑस्ट्रियन सक्सेशन की वजह से, है ना। वो जो मुद्दा है वो ऑस्ट्रिया के अंदर यहाँ पर भड़कता है एंड उसका असर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इनिशियली क्या होता है कि जो अब स्पेसिफिकली जो गवर्नर है ऑफ यू कैन से मद्रास, उनको बोला जाता है किसी भी तरह का कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है कार्नेटिक रीजन के ऊपर, जो कि फ्रेंच कॉलोनीज हैं, बट स्टिल वो हटते नहीं यहाँ पर एक्शन लेते हैं, है ना। तो अब क्या होता है फाइनली कि जो फ्रेंच कॉलोनिस्ट हैं वो मद्रास वाला रीजन जो है वो भी कैप्चर कर लेते हैं। सो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो तब शुरुआत होती है एंड फाइनली खत्म हो जाती है ए ला शैपेल से, क्योंकि उससे फाइनली क्या होता है कि मद्रास वाला रीजन जो है वो ब्रिटिश को वापस देने की यहाँ पर बात की जाती है ना। तो ये इंटरचेंज जो है वो हो जाती है पोजीशंस, तो इस वजह से दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है हमारी करेक्ट हो जाती हैं। तो करेक्ट जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बनता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर नॉट करेक्टली मैच। अगेन ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया गया है, तो एनसीईआरटीज हमेशा जरूर पढ़ लेना, ठीक है। बुडापेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं हंगरी के अंदर है ना, तो दानुबे रिवर जो है कॉमन है। कोलोन की जब हम बात कर रहे हैं अगेन राइन रिवर के आसपास है। न्यू ऑर्लियंस की बात करते हैं तो वो मिसिसिपी रिवर है, ठीक है, मिसिसिपी रिवर है, मिजोरी रिवर नहीं है। हैदराबाद की बात करें तो पाइलोरू रीजन या पाइलोरू रिवर जो है वो एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करती है, दैट इज मूसी रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा रिवर की। पालेरू रिवर जो है तेलंगाना के अंदर तो एग्जिस्ट करती है बट वो हैदराबाद से किसी तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है। तो नॉट करेक्टली मैच के अंदर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 आता है, दैट इज कि हमारा जो कोड के अकॉर्डिंगली आपकी बेस्ड बी स्टेटमेंट जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर। देन हमारे पास व्हाट विद रेफरेंस टू बेकिंग सोडा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं बेकिंग सोडा को। तो अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख के बताऊं, सोडियम Na, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बोनेट 3 NaH2CO3, हमारे पास यही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
तो हाइड्रोजन का तो हमारे पास एग्जिस्ट करता ही है, सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट, दिस इज करेक्ट पहली स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो यूज किया ही जा सकता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को या बेकिंग सोडा को आप यूज कर सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, क्यों? क्योंकि जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं अंडर द इंप्रेशन ऑफ हीट, जब हम ऑल टुगेदर देखते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, हमारे पास क्या रिलीज होता है? सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन हीटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर बन जाती है, अब फायर को बढ़ते रहने के लिए या जलते रहने के लिए किसकी? ऑक्सीजन की सप्लाई होती है जरूरी। अब हमारे पास जब हम ब्लैंकेट की बात भी करते हैं, सपोज कि जो कोई जल जाता है उसके ऊपर बोलते हैं कि एक ब्लैंकेट डाल दो, क्यों? क्योंकि टू कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बीइंग हैवी इन नेचर, वो एक तरह से ब्लैंकेट फॉर्म कर देता है, जिस वजह से जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है टू द फायर वो कट जाती है। तो इसीलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। प्लस ऑन हीटिंग ये वाटर भी रिलीज करती है, वाटर के बाद क्या हो जाता है? वो कूलिंग इंपैक्ट भी देता है एंड फर्दर जो है इसको फायर एक्सटिंग्विशर में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन एक्सटिंग्विशिंग फायर, स्पेशली छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल एंड किचन फायर्स अगर एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि किचन फायर्स के अंदर आप पानी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। किचन फायर्स के अंदर आप पानी यूज नहीं कर सकते हो, चाहे वो सिलेंडर से हो या इलेक्ट्रिकल शॉक से जब कोई फायर लगी हो, तो आप उसमें यूज नहीं कर सकते हो पानी को। उससे क्या होगा? और ज्यादा जो छोटा एरिया इंपैक्ट हो रहा था वो और ज्यादा बढ़ जाएगा पानी की वजह से, है ना। शॉर्ट सर्किट की वजह से जो छोटी सी आग लगी है वो बढ़ सकती है, तो आप पानी यूज नहीं कर सकते हो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो? सोडियम बाइकार्बोनेट को या बेकिंग सोडा को यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा ही आपका करेक्ट आंसर था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड द एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट इन 2024? अब ग्राउंड वाटर से रिलेटेड आप ये ऑप्शन देखो, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। अब जो सेंट्रल वाटर कमीशन है एंड देन सेंट्रल वाटर बोर्ड है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही एंटिटीज है, ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन के अंडर ही सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है, तो मतलब ये एक ही एंटिटीज यहां पर बनती हैं। एंड अगर हम दोनों में से अब सुप्रियोरिटी की बात करें, तो सुप्रियोरिटी में कौन किसके अंडर काम करता है? जो बोर्ड है वो अंडर द कमीशन फॉर्म किया जा रहा है, दैट मीन्स कि सेंट्रल वाटर कमीशन शुड कम इन पिक्चर, ठीक है। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो अकेले यहां पर इसके साथ काम कर रहा है। देन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जब हम बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ओवरऑल काम जो है वो ज़्यादातर एयर पोल्यूशन के साथ लेने देने का होता है, whereas ये वाटर टेस्टिंग की भी जब हम बात कर रहे हैं उसको भी कंडक्ट कराता है। प्लस अगर आप देखो तो पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल जो है वो भी इन्होंने कैरी आउट किया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था, ठीक है। तो आपको ये आइडिया जो है वो पता होनी चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू द पावर। तो अब जो कमीशन है उसके अंडर जो है वो बोर्ड काम करता है। तो इन केस अगर सेंट्रल वाटर कमीशन को भी कुछ प्रिपेयर कराना है तो वो बोर्ड के थ्रू ही होगा, क्योंकि बोर्ड के अंदर हमारे पास जो व्यक्ति होते हैं वो अब किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं कि एक कमेटी बनाने के तौर पर कि जो आप काम कर रहे हो वो अनबायस्ड तरीके से हो। क्योंकि जो ग्राउंड वाटर कमीशन की जब हम बात करें, सेंट्रल वाटर कमीशन की भी अगर हम बात कर रहे हैं, या इवन की सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल बोर्ड के अंडर वाटर कमीशन आता है, वाटर कमीशन के अंडर यहाँ पर आप ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात कर सकते हो। तो ग्राउंड लेवल काम कौन करेगा? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ही करेगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? ओनली ऑप्शन 3, ठीक है। कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टॉप पे है जो कि सभी तरह के पोल्यूशंस को देख रहा है। उसके बाद वाटर से रिस्पेक्टिवली वाटर कमीशन आ रहा है, वाटर कमीशन ऑपरेट कर रहा है थ्रू बोर्ड, एंड बोर्ड जो है वो ग्राउंड लेवल काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको आप याद रखो तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब क्या है? एपेक्स बॉडी है हमारे पास, सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो बॉडी है, ठीक है। बोर्ड जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एपेक्स बॉडी आ रहा है, मॉनिटर करता है ग्राउंड वाटर लेवल को, असेस करता है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को, प्रिपेयर करता है ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट्स एंड मैप्स। तो अब ये एपेक्स बॉडी है किसके लिए? ग्राउंड वाटर लेवल्स के लिए, नॉट एग्जैक्टली द एपेक्स बॉडी, ठीक है। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है वैसे, बट जो हमारा ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जब हम बात कर रहे हैं तो ये एपेक्स बॉडी, ठीक है, जो कि रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करती है मैप्स को देखकर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देन यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच फॉर 2026 अवेलेबल है हमारे पास। तो अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं ऑफ द स्लीपी क्लासेस फैमिली तो आपको क्या कॉल करना है? 1800-890-3043 पे आप कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं, या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, आर टीम विल गेट इन टच विद यू। तो यहाँ पर आपको क्या है? प्रीलिम्स मेंस की तैयारी दोनों तरफ से कराई जा रही है व्हेन इट कम्स टू जनरल स्टडीज, एंड यूपी की जो जीके है वो भी यहाँ पर कवर की जा रही है अलॉन्ग विद द एनसीईआरटी, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर आपकी कवर की जा रही हैं। मॉक टेस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए एज पर द एग्जाम पैटर्न दिए जाएंगे आपको, पीवाईक्यू जो है प्रीलिम्स एंड मेंस के वो भी दिए जा रहे हैं, एंड मेंस के आपके सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज फुल जैसे पेपर होता है आपका 6 के 6 जीएस यहाँ पर कवर किए जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको करंट अफेयर्स की कवरेज भी दी जा रही है फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अलॉन्ग विद यूपी के जो करंट अफेयर्स हैं,
ठीक है, तो वो कंपाइलेशंस का भी आप एक्सेस आप यहाँ पर ले सकते हो व्हेन यू बिकम द पार्ट ऑफ द फाउंडेशन बैच। ठीक है, कोई डाउट होता है या कुछ और यहाँ पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।